ठीक है, तो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई। ओके। तो इसमें देखो यहाँ शुरू से ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, अब आप नोट कर सकते हो इसे। ऑल्दो मैंने ये इस पर शेयर कर देना है, तो आप कोई अगर चाहो तो ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार समझ लो। ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म में जो टॉपिक है इसमें मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी जब हम रिएक्शन कराते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्टेंट है तो दैट रिएक्टेंट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबस्ट्रेट। उस सबस्ट्रेट किसी न किसी अटैकिंग एजेंट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन आगे चलता है। अटैकिंग एजेंट मे बी फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। तो अभी फ्री रेडिकल हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ठीक लेकिन है फ्री सर। रेडिकल या इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबस्ट्रेट के अंदर यानी रिएक्टेंट के अंदर। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैकिंग दीज अटैकिंग एजेंट ऑन दैम। और ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अकर्स जो होते हैं इसमें, देखो क्या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं, परमानेंट और परमानेंट और टेम्पररी। टेम्पररी। परमानेंट इफेक्ट में तीन तरह के, इंडक्टिव, रेजोनेंस और मेजोमेरिक, और थर्ड वन इज हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। इन टेम्पररी ठीक है इफेक्ट, सर। electromeric effect. So there are four types of effect in reactants that facilitate to attacking agent on them, ठीक है। ओके सर। तो अटैकिंग एजेंट जब अटैक होगा तो इंटरमीडिएट बनेगा। मान लो अगर दो स्टेप का रिएक्शन है तो इंटरमीडिएट बनेगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा। अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो फिर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट। ओके अब सर। अब अगर पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन आप जितने भी पढ़ोगे 11 से लेकर 12 तक, उसमें इंटरमीडिएट क्या सब फॉर्म हो सकते हैं। तो उसमें इंटरमीडिएट हो सकते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अभी इसको सारे को डिस्कस करेंगे। कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन और बेंजाइन। बेंजाइन आउट ऑफ सिलेबस है अभी हमें, आईआईटी जी और एडवांस के लिए, दोनों के लिए। इतने इंटरमीडिएट ही बनेंगे चाहे जिस टाइप की भी रिएक्शन चलेंगे, इसी से इसको एक इंटरमीडिएट बनना है। और फिर वो इंटरमीडिएट, ऑल इंटरमीडिएट सारा हाईली अनस्टेबल, इसको फिर फाइनली किस में जाना होता है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में। भले ही इंटरमीडिएट है लेकिन ये स्टेबल नहीं होते, इसको फिर फाइनली क्या होता है, प्रोडक्ट में जाने प्रोडक्ट होते में हैं। जाना होता है। इंटरमीडिएट आर अनस्टेबल, दे कन्वर्ट क्विकली इन प्रोडक्ट। ऑल दो, लेकिन फिर भी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ते हैं, हम पूरे रिएक्शन में इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट सारे अनस्टेबल होते हैं लेकिन फिर भी उसमें जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट को बनने के लिए उसके आपस में स्टेबिलिटी ऑर्डर को हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो जब हम आगे चैप्टर बढ़ाते जाएंगे तो मैं कहूँगा देखो बच्चों इस इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसलिए प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो तुम कहोगे सर इंटरमीडिएट अगर ज़्यादा स्टेबल है तो प्रोडक्ट तो क्यों बनेगा, तो इंटरमीडिएट पे ही रुक जाएगा। इंटरमीडिएट पे नहीं रुकना, हाँ जी सर। इंटरमीडिएट को प्रोडक्ट में तो जाना ही जाना है, समझ आ रहा है। लेकिन हाँ जी जो सर। इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा वो इजिली फॉर्म करेगा, ठीक है। तो फॉर फॉर्मेशन ओके ऑफ, सर। फॉर फॉर्मेशन ऑफ या फॉर ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट वी कंपेयर देयर स्टेबिलिटी। पहले उसका फॉर्मेशन भी तो जरूरी है, पर इंटरमीडिएट बनना भी तो चाहिए। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है, वी हाँ जी कंपेयर सर। देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, ऑल दो ऑल इंटरमीडिएट्स आर अनस्टेबल, लेकिन उसी में जब मैं कंपेयर करूंगा तो जो ज्यादा स्टेबल होगा दैट विल बी फॉर्म इजिली। दैट विल फॉर्म इजीली। समझ में आया बच्चों, और ओके जो सर। इजिली फॉर्म हाँ करेगा जी उसके सर। प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो ये हमारे पास ये था पूरा प्रोसेस। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा, ठीक है, एक एक करके। यस सर। पूरे जीओसी में हमें इसको घेरना है। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हाँ अटैकिंग एजेंट क्या सब हो सकते हैं, ठीक है। अटैकिंग एजेंट को डिस्कस करते हैं। यस। अटैकिंग एजेंट,
देखो किसी भी रिएक्शन में दो प्रोसेस चलता है। बॉन्ड, कोई भी रिएक्शन होगा केमिकल रिएक्शन, हमें पता है मॉलिक्यूल्स डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी कंपाउंड है वो मॉलिकुलर फॉर्म में है, तो पहले उसके सारे एटम्स अलग होंगे, फिर प्रोडक्ट बनने के लिए सारे एटम्स फिर आपस में जुड़ेंगे। यानी इस पूरे केमिकल रिएक्शन में पहले बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, यानी एटम्स अलग होते हैं, फिर प्रोडक्ट बनने के लिए नया बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा पूरे मैकेनिक रिएक्शन के थ्रू, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। क्यों? Yes, कोई भी sir. रिएक्शन होता है तो Breaking of bond. हाँ, तो ड्यूरिंग रिएक्शन बॉन्ड फिजन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो पहले रिएक्टेंट के जितने भी एटम होंगे वो टूटेंगे, दैट इज द बॉन्ड फिजन, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। क्यों? समझ में आया? हाँ, yes sir, आ गया. तो ये बॉन्ड फिजन दो टाइप के प्रोसेस से बॉन्ड फिजन होते हैं। बॉन्ड फिजन आर ऑफ टू टाइप। होमोलैटिक एंड हेट्रोलैटिक। होमोलैटिक एंड हेट्रोलैटिक। ठीक है, होमोलैटिक एंड हेट्रोलैटिक। ठीक है सर. अब देखो होमोलैटिक में जनरली पोलर बॉन्ड जो होते हैं बच्चों होमोलैटिक होते हैं। जनरली पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर, सॉरी, नॉन पोलर का मतलब जिसके बीच में पोलरिटी ना हो। ठीक है, और वैसे पोलर को भी आप तोड़ सकते हो, पोलर को भी तोड़ सकते हैं, हाँ लेकिन जी. उसके लिए हमें चाहिए कि जैसे अब Cl है, इसको हमने हीट दिया, Cl को तोड़ना वो इतना इजी होता है जो हीट के आप इसे सनलाइट पे भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे हीट पे ये ब्रेक हो जाता है ऐसे। हीट ठीक है सर. इजी है, या एच न्यू मतलब फोटोन, फोटोन का सिंबल है सनलाइट, सनलाइट देने पे या इसको हीट देने पे ये अलग हो जाएगा Cl। अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, देखो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके Cl और Cl दोनों अलग हो गया। हाँ जी सर. होमोलैटिक जब भी अलग होता है तो उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब है ना वो एनायन है ना कैटायन है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके जब कोई अलग होता है तो उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल. तो होमोलैटिक फिजन क्रिएट्स फ्री रेडिकल्स। ठीक है, समझ में आया? होमोलैटिक फ्यूजन क्रिएट्स फ्री रेडिकल. हाँ जी सर. वैसे अगर देखा जाए तो नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड वो तो था नॉन पोलर, लेकिन ये पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड ऑल्सो कैन बी थ्योरेटिकली ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए या तो बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, या अगर इजीली तोड़ना चाहते हो तो जो फ्री रेडिकल पहले से जनरेट हुआ है उस फ्री रेडिकल को इसके ऊपर अटैक करा दो, तो फिर ये बॉन्ड जो है सो अपने ओके अपने सर. इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। सी भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, Cl भी अपना इलेक्ट्रॉन, तो CH3 फ्री रेडिकल तैयार हो गया, और ये Cl, ये जो दूसरा Cl हो रहा है उसके साथ अपने को अलग करके Cl2 बना लेगा। इस तरह से फिर से फ्री रेडिकल तैयार हो गया। तो फ्री रेडिकल इस तरह से हम ब्रेक करते हैं, या तो हीट या सनलाइट, या नहीं तो फ्री रेडिकल से अटैक करा के भी फ्री रेडिकल बनाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है. नॉन पोलर को तोड़ना थोड़ा आसान होता है, उसके लिए हीट या सनलाइट दे दो, जैसे नॉन पोलर हमने लिखा, ये ऊपर वाला नॉन पोलर था। पोलर जैसे नीचे वाला है, पोलर का मतलब जो डिफरेंट एटम के बीच में जो बॉन्ड बॉन्ड होगा उसको पोलर बोलते हैं। पोलर को अगर तोड़ना है तो हीट से तोड़ने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा हीट देना पड़ेगा, क्योंकि पोलर बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। या नहीं तो कोई तो हम फ्रेड, फ्री हाँ, रेडिकल. या नहीं तो कोई फ्रेडिकल से अटैक करवा दो। ठीक है, ठीक है सर. हेट्रोलाइटिकली होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करता है।
इन पोलर सॉल्वेंट। आप पोलर सॉल्वेंट दो तो अपने आप हेटेरोलाइटिक टूट कर जाएगा, आपको हीट करने की जरूरत ही नहीं है। पोलर सॉल्वेंट्स यानी पोलर सॉल्वेंट्स जैसे वाटर, एल्कोहल, ये सब पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। यानी सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन करा सकता है, दीज आर पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, Polar solvents. अब यही CH3Cl, देखो ये CH3Cl तो एक पोलर कंपाउंड है ना, क्योंकि C और Cl के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होता है। C पे डेल्टा प्लस होता है और Cl पे डेल्टा माइनस होता है। बताओ क्यों? Delta minus. बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। CH. हाँ. समझ में आया? Yes sir. तो इसीलिए इसमें तो पोलरिटी होगी, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो C पे डेल्टा माइनस, Carbon. Cl पे डेल्टा माइनस और C पे डेल्टा प्लस। अब इसमें जैसे हम एक्वस रखेंगे, वाटर यानी दैट इज द पोलर सॉल्वेंट, एक्वस रखते ही ये खुद टूट जाता है। और ये जो टूटता है इसमें Cl और C में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्लोरीन। Cl. हाँ जी सर. क्लोरीन क्या करेगा? हेट्रोलाइटिकली टूटेगा। हेट्रोलाइटिकली टूटने का मतलब है ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेंगे। देखो यहाँ जो मैं एरो बना रहा था पहले वाले में, उसमें हाफ एरो बना रहा था, और यहाँ जो मैं एरो बना रहा हूँ फुल एरो बना रहा हूँ। देख लो फुल एरो। Yes sir. तो फुल एरो का मतलब ये हुआ जो इसमें सारे के सारे दोनों इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के ऊपर चला जाना है। तो अगर Cl के ऊपर चला जाएगा तो C के तो प्लस चार्ज डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन, इसके कार्बन के खुद के इलेक्ट्रॉन भी चले गए Cl के ऊपर, हाँ जी सर चलेगा. और Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, Okay sir. तो जो पॉजिटिव चार्ज के साथ है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जो निगेटिव चार्ज के साथ है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile. हाँ, न्यूक्लियोफाइल, मैंने ऐसे NU लिख दिया। इलेक्ट्रोफाइल को आप शॉर्ट फॉर्म में E+ लिख सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल दैट विल बी न्यूक्लियोफाइल। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्रिएट्स इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और देखो होमोलाइटिक क्लीवेज क्रिएट्स फ्री रेडिकल। क्यों? Rad. Yes सब sir. Free radical. समझ में आया यहाँ तक? हाँ जी सर. गुड। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देंगे, लेकिन उससे पहले और हम चीजें बताएंगे। अभी आपको देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लिया सर. ठीक है, अब देखो नोट, कैटायन को हमने इलेक्ट्रोफाइल बोला, एनायन को हमने क्या बोला? न्यूक्लियोफाइल। Nucleophile. ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसमें लुईस एसिड भी से बोल सकते हैं, ये लुईस एसिडिक नेचर का होता है। न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज होने के कारण दैट कैन बिहेव एज लुईस बेस। ठीक है, Yes sir. अब उसके अलावा न्यूट्रल भी कैटायन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, जैसे AlCl3 ऑल्सो बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। अब AlCl3 कैसे बिहेव करता है? तो Al Cl Cl Cl, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसमें सेंट्रल एटम Real. हैविंग, अगर कैटायन है तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हाँ जी सर. कैटायन है तो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन अगर कैटायन नहीं है तो कम से कम उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जरूर होना चाहिए, हैविंग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल। अगर ये कंडीशन है तो आप उसे इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रख सकते हो। क्लियर? Central atom having delta positive with vacant orbital. हाँ जी सर. अब जैसे एल्युमिनियम, Cl डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस
डेल्टा माइनस। क्यों Cl पे डेल्टा Delta माइनस? minus. बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव This is more electronegative than देन aluminum. एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो एल्युमिनियम Yes, पे sir. कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव। Delta plus. और एल्युमिनियम का तुम देखोगे तो एल्युमिनियम के पास होता है टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 13 13. हाँ नियॉन, जी सर. फिर 3s2 3p1। 3s2 3p1. ठीक है, तो ये 3s2 का s और p के देखो 3s2 3p1, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। जो यार 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ? इसका sp2. sp2। या इसका मतलब ये 3 अपने ऑर्बिटल को क्या कर चुका होगा? हाइब्रिडाइज कर चुका होगा। एक s का Hybridize. और 2 p का, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हाइब्रिडाइज कर चुका होगा। देखो Yes sir. अब ये तीनों जो ऑर्बिटल है इसको ना तो 3s बोलेंगे ना 3p, यानी सब sp2 बन चुका है अब ये तीन। ठीक है, sp2. और sp2 में Yes sir. एक एक इलेक्ट्रॉन तो एल्यूमिनियम के खुद के हैं, फिर भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं? वैसे अगर पीस का कंप्लीट भर भी जाता ना तब भी इसके पास डी वाला ऑर्बिटल तो खाली होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर. लेकिन हमारे पास Vacant. वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया। तो एल्यूमिनियम के पास एक पी ऑर्बिटल जस्ट इसके बाद वैकेंट होता है। ठीक है, वैसे Yes तो और भी sir. वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसको हम बात करते हैं, यानी लूमो जिसे बोलते हैं, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। जो सब पांच देखो 3d से तो लोएस्ट यही होगा ना एनर्जी में। हाँ जी सर. 3p वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। तो अब देखो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेंट्रल एटम एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है और उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी है। हाँ जी सर कर रहा है. तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। समझ में आया? Okay sir. एनी डाउट? No sir. ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इस तरह से इवन तो सर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए विद वेकेंट ऑर्बिटल, तो तब ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा. बिल्कुल, कभी कभी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते फिर भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब जैसे देखो मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ जी सर. अच्छा चलिए देखो PCl5। PCl5 में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, वो वाले अभी मैंने कहा जिसमें नहीं होते उसमें फ्री हो जाते। अभी पहले वैकेंट ऑर्बिटल वाला एक एग्जांपल लेता हूँ फिर वो भी बताऊंगा। जो मैंने कहा बिना वैकेंट ऑर्बिटल का भी ओके हो सर. सकता है, कैसे देखते हैं। देखो ये PCl5 है। ठीक है, अब PCl5 में पीछे. ऑलरेडी PCl5 में ऑलरेडी sp3d है। p का हाइब्रिडेशन sp3d है, तो इसके एक s p p p और d यहाँ तक हाइब्रिडेशन होंगे। फिर भी इसके पास इसके आगे क्या होंगे? वैकेंट ऑर्बिटल होंगे कि नहीं बताओ? वेकेंट ऑर्बिटल होंगे. इसमें इसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल वैकेंट होता है। और देखो Cl पे यस डेल्टा सर. माइनस, हर एक Cl पे डेल्टा माइनस है, तो p पे क्या जाएगा? डेल्टा प्लस। डेल्टा पर ऐसा आ जाएगा. उसके ऊपर वाले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ क्योंकि इसमें डेल्टा प्लस है सेंट्रल एटम में और वेकेंट ऑर्बिटल है. समझ में आ रहा है? सर आ गया. हाँ जी. अब मैंने कहा कभी कभी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं मिलेगा फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे देखो CO2, C के डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इसी क्राइटेरिया है मॉलिक्यूल पोलर मल्टीपल बॉन्ड। ये जो है ये भी अपने आप में देखो पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। CO2 नॉन पोलर है क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0। तो मैं जीरो. मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। तो बॉन्ड में तो आप सिर्फ एक बॉन्ड को देखोगे, जैसे CO बॉन्ड को देखोगे तो ये तो पोलर है क्योंकि O पे डेल्टा माइनस C पे डेल्टा प्लस। प्लस. ये भी बॉन्ड पोलर है। ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो दोनों का मीनिंग अलग होता है। मॉलिक्यूल नॉन पोलर है लेकिन बॉन्ड क्या है? पोलर है। पोलर है तो तो हम पोलर बॉन्ड बॉन्ड है। को देखते हैं. अब इसमें सेंट्रल एटम कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल तुम्हें नहीं दिखेंगे क्योंकि कार्बन के ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जा चुके हैं। तो कार्बन के जो होते हैं लास्ट में होता है 6 में हीलियम 2s2 2p2। ठीक है, तो ये S और P, अब इसमें S और P मिलके sp बनाया। लेकिन कार्बन के तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? P के अंदर है। तो इसका ऑर्बिटल ठीक है. कोई खाली नहीं है।
हाइब्रिडेशन भले इसका sp है, तो sp में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन किसके आएंगे, ऑक्सीजन के आएंगे, ठीक है। हाँ जी सर। बाकी ये जो है वो तो पाई बॉन्ड में जा रहा है ना, ये बाकी जो 2 बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड में, जो पाई बॉन्ड में तो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होते, नहीं होंगे। लेकिन कार्बन के 2p के बाद 2d तो नहीं होता ना, नहीं सर। तो इसका मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल ओके होगा, सर। लेकिन ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो उसके लिए क्या होता है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड हैविंग, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल खाली ना हो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, हैविंग एंटी वेकेंट वैकेंट मॉलिक्यूलर। वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होता है। जब आप सीओ का कन्फर्मेशन लिखोगे सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग s2, सीओ का होता है 6 और 8 14, तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या मिल जाएगा, खाली मिल जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई टू हाँ पीक्स जी खाली सर। मिलेगा। तो एंटी बॉन्डिंग खाली मिलता है, तो इसका मतलब इसके पास वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसके कारण ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, ऑल्सो बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ये लेकिन मल्टीपल बॉन्ड वाले में हमें चेक करना है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, इस पे भी निक्लोफाइल अटैक कर जाता है इजीली, CO2 पे हम चाहे तो निक्लोफाइल को अटैक करा सकते हैं। जैसे ये CO2 है, कोई निक्लोफाइल आया तो इसके सी के ऊपर आसानी से अटैक कर लेता है, यानी जो निक्लोफाइल जिस पे अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, सीधी सी बात है, समझाए बच्चों। यस सर। अब देखते हैं हम आगे। अब मैं निक्लोफाइल पे आता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप लोग। नो सर। अब देखो निक्लोफाइल, निक्लोफाइल की कैटेगरी तरफ मैं आ रहा हूँ। एनाइन तो जनरली हमें पता है सारे सारे निक्लोफाइल होते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी निक्लोफाइल हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल हो सकते थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऑल्सो भी निक्लोफाइल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी निक्लोफाइल हो सकता है। अब इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो निक्लोफाइल होगा इसमें देखो, जैसे सेंट्रल एटम हैविंग लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडीशन ये है जो सेंट्रल एटम के कंप्लीट ऑक्टेट होने चाहिए, अगर कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है तो फिर इलेक्ट्रोफाइल में जाएगा वो, ठीक है। Central atom should have lone pair of electron. Complete octet. एंड Okay sir. हाँ, और उसके पास कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। हाँ अब जी जैसे सर। देखो, मैं ऐसे कभी कभी लिखता हूँ CH2, अब ऐसे देखो कार्बन के लोन पेयर तो है लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो फिर ये निक्लोफाइल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके एक ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएंगे, क्योंकि हाँ कंप्लीट जी ऑक्टेट सर। नहीं हुआ तो ऑर्बिटल वैकेंट हो गया। अब देखो, तो फिर जैसे यहाँ पे देखो NH3 के कंप्लीट ऑक्टेट होते हैं और N के ऊपर लोन पेयर भी होते हैं, क्यों, H Yes sir. Complete octet. और साथ में लोन पेयर, एक ऑर्बिटल में इसके लोन पेयर होते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निक्लोफाइल। Nucleophile. इवन ये भी निक्लोफाइल की तरफ बिहेव करता है, सरप्राइज हुए जब आप ये देखोगे, एल्कोहल वाटर ETC ये सब ऑल्सो निक्लोफाइल की तरफ बिहेव करता है, सेंट्रल एटम पे है वाटर, ये सब निक्लोफाइल की तरफ बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर देखो लोन पेयर है।
ठीक है, ये सब हाँ जी एग्जांपल हो सर, गए, हाँ। इसमें न्यूक्लियोफाइल तो से जुड़े। अल्कोहल भी एक एग्जांपल हो सकता है सर। बिल्कुल, एल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, दीज आर बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ओके सर, हाँ जी सर। देखो तुम सरप्राइज हो जाओगे, जो एल्कोहल में तो सर ये एसिड की तरह तो होता है, लेकिन आपने बताया था इलेक्ट्रोफाइल एसिड होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बेस होता है। लुईस बेस। लेकिन मैंने लुईस बेस वर्ड यूज किया था, ठीक है, बेस नहीं, लुईस बेस। ठीक है, लुईस टर्म में हाँ एसिड और जी बेस सर, अलग होता लुईस है। बेस। याद करो, आयनिक मूल्य में आपने पढ़ा होगा, लुईस के टर्म में एसिड बेस अलग होता है। ठीक, अब देखो, हाँ जी सर। अब इसके बाद है ये सब न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, ठीक है सर। एनायन तो है ही। न्यूक्लियोफाइल में ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल का हमें स्ट्रेंथ ऑर्डर ध्यान रखना पड़ता है। आगे जब आप जाओगे मैकेनिज्म में, आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। हमें इसका स्ट्रेंथ ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए हम इसके स्ट्रेंथ ऑर्डर देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस इज जनरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ठीक है सर। आया समझ में। हाँ जी सर। और स्ट्रॉन्ग बेस हमें पता है किस किस से पता होती है, तो चार्ज डेंसिटी से पता चलता है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, डीलोकलाइजेशन कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, यानी रेजोनेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के करेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऑब्वियस फ्लोरीन की साइज स्मॉल होगी और आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होगी। ठीक है, तो सीधी हाँ सी जी बात सर। है, फ्लोरीन की चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि साइज छोटा है। कम। अब माइनस चार्ज तो सबके ऊपर -1 है, लेकिन इसका रेडियस क्या है, छोटा है। तो चार्ज छोटा है। डेंसिटी का मतलब क्या, मतलब चार्ज बाय रेडियस। ठीक है, तो इसका चार्ज सबका सेम है, लेकिन रेडियस चूंकि फ्लोरीन का कम है, तो इसका मतलब चार्ज डेंसिटी बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, इवन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ठीक है सर। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब बच्चों इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन आता है। अगर हम वाटर में रखें तो इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा। पहले मैं अभी जो क्लासन वाले को हटा रहा हूँ, रुक जाओ, एक एक करके देखो। एक्सेप्शन इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट यानी जब आप एक्वस मीडियम में बात करोगे, तब न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्लोरीन से बेटर न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन, क्लोरीन से बेटर न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन, और ब्रोमीन से बेटर ब्रोमीन से न्यूक्लियोफाइल बेटर आयोडीन। आयोडीन। क्योंकि फ्लोरीन इजीली हाइड्रेट कर जाएगा, ये वाटर के साथ तुरंत बॉन्ड बन लेगा। तो जो इजीली हाइड्रेट कर जाएगा ना, तो हाँ वो जी क्या सर। करेगा, वो हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं रहेगा किसी कार्बन कंपाउंड पे अटैक करने के लिए। जो सॉल्वेंट के साथ खुद रिएक्ट कर जाए, वो ऑर्गेनिक यानी सबस्ट्रेट पे कैसे अटैक कर पाएगा। यस सर। ओके। क्लोरीन का बेसिक नेचर अच्छा होने के बावजूद वो एक्वस मीडियम में न्यूक्लियोफाइल नहीं रह पाता, क्योंकि वो अच्छा बेसिक होने के कारण वो वाटर से क्या करता है, इजीली अटैक कर लेता है। वाटर हमारा मीडियम है, और जब वो मीडियम के साथ ही बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रेट कर जाएगा, तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबस्ट्रेट था उसको कैसे अटैक कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। तो इसमें इसीलिए यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। और आई माइनस का चूंकि बड़ा साइज है, लार्ज साइज है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, कम है। इट डज नॉट कम है। इजिली हाइड्रेट। तो इसकी हाइड्रेशन पावर या पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कम होती है। और पोलराइजिंग पावर अगर कम इसकी होती कम है। होगी, बड़ी साइज होने के कारण, तो डिड नॉट इजिली हाइड्रेटेड, ये हाइड्रेट नहीं करता। ठीक है,
तो ये सबस्ट्रेट पे इजीली इजीली अटैक अटैक कर करेगा, पाएगा। क्योंकि ये खुला का खुला रह जाएगा आयोडीन माइनस, तो ये पूरा का पूरा एनाइन बचा हुआ है तो ये अटैक कर देगा। ठीक है सर। समझ में आ रहा है? तो हाँ जो जी बड़ा सर, आ साइज गया। था वो वाटर में इसके लिए वरदान हो गया, जो वहां पे बेकार था करते, इसका चार्ज डेंसिटी बहुत पुअर है, लेकिन जब फ्लोरीन का चार्ज डेंसिटी बहुत अच्छा है उसी कारण तो वाटर के साथ बॉन्ड बना रहा है, और जिसके कारण क्या हो गया, आयोडीन बच गया, क्योंकि उसके चार्ज डेंसिटी कम था तो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। तो अब हमारे पास अगर चारों है तो हमारे पास आयोडीन ही बच जाएगा ना, तो भले ही रिएक्शन स्लो हो लेकिन हाँ सर। निक्लोफाइल होगा। ठीक है, ओके सर। तो ये इस तरह से हम इसे पोलर सॉल्वेंट में कहानी बदल जाती है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यस, नो सर। लेकिन जब साइज बड़ी न हो, व्हेन साइज जब 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 आपका चार्ज डेंसिटी बराबर न हो, तो हमें पता है बेस हम इस पे भी देखते हैं डिलोकाइजेशन से, डीलोकलाइजेशन कम होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम की क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ये सब क्राइटेरिया है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो बेस अच्छा नहीं होगा, कम होनी चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया है तो वो बेस अच्छा होता है, और वो बेस अच्छा होगा तो निक्लोफाइल भी अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा बेस का क्राइटेरिया है, और मैंने ऊपर लिख दिया अच्छा बेस का मतलब अच्छा निक्लोफाइल, तब तक जब तक कि पोलर न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट ना हो। ठीक है, लेकिन पोलर इस सॉल्वेंट में चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन अभी देखो इसमें जैसे हमने कहा CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। अब देखो इसमें चार्ज डेंसिटी ऊपर वाला जो था, चार्ज बाय रेडियस रेशियो, ये इस पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक ही पीरियड में, और एक ही पीरियड में साइज में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता। ऑल्दो साइज चेंज करता है, लेकिन हमने पीरियडिक में पढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा का चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे चार्ज बाय रेडियस रेशियो कॉन्सेप्ट में मत लगाओ। तुम इलेक्ट्रोनिटी ओके देखो तो कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनिटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन की। तो हाँ जी इलेक्ट्रोनिटी सर, ज़्यादा है। होने का मतलब बेसिक कैरेक्टर कम, कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब नहीं होगा। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो तो इलेक्ट्रॉन को खुद रखना चाहता है। हाँ जी सर। और बेस का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या खुद रखना, बताओ बेस का क्या काम होता है। बेस का काम सर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। डोनेट करना। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका तो इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन ही है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, यानी जहां से बॉन्ड माइनस चार्ज है उसको अपने पास अटैक रखने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो यस सर। कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी कम है, तो कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनिटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखना नहीं चाहता, ये बहुत ही स्ट्रेन में है, ये चाहेगा मैं इस इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दूं। डोनेट। तो ये हाँ एक जी अच्छा सर। बेस भी हो गया और एक अच्छा निक्लोफाइल भी हो गया। न्यूक्लियोफाइल भी हो गया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब जैसे देखो OH माइनस और CH3CO माइनस, अब इसमें तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिटी तो एक ही जैसा है। अब मैं क्या करूं, तो इसमें देखो CH3CO माइनस में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी ये लोन पेयर जो है सो रेजोनेंस बना सकता है, ऐसे देखो। वैसे मैंने रेजोनेंस के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया है, अभी मैं रेजोनेंस आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं केमिकल बॉन्डिंग में आपको थोड़ा पढ़ा चुका हूँ। हाँ जी केमिकल सर। बॉन्डिंग जहां भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होगा रेजोनेंस होगा। तो देखो लोन पेयर ऐसे पाई बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन का वो टूट के क्या बनाएगा, लोन पेयर। लोन पेयर। इसका मतलब ये माइनस चार्ज यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा अगले स्टेप में, ऐसे देखो। ओके सर। अब ये है माइनस चार्ज, अब ये माइनस चार्ज इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये कैसे बन जाएगा, अगले CH3CO माइनस ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो कहने का डबल मतलब ये बॉन्ड हो। हुआ कि माइनस चार्ज दोनों ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, CH3CO, यानी एक माइनस चार्ज में 0.5 यहाँ पे रहता है माइनस चार्ज, और 0.5 यहाँ रहता है।
अगर दो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज बट रहा है तो माइनस हाँ चार्ज जी सर, 0.5 यहाँ और 0.5 यहाँ हो जाएगा। 0.5 ऊपर हो जाएगा सर। तो इसका मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी को हमने क्या कर दिया, कम करा दिया, दो ऑक्सीजन के ऊपर डिवाइड करवा दिया, डिवाइड किया है, हाँ जी। चार्ज डेंसिटी को कमजोर किया ना जया। हाँ जी सर। अगर मैं किसी एक माइनस चार्ज को दो ऑक्सीजन के ऊपर बांट दूं तो उसका मतलब माइनस चार्ज को हमने वीकेन कर दिया, चार्ज को कम कर दिया, और चार्ज को अगर वीकेन कर दिया तो हाँ इसकी जी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी ये पुअर हो जाएगा, ये वाला पुअर हो जाएगा। समझ में आया तो नहीं आया तो फिर पूछ सकते एक बार। नहीं आया सर, एक बार रिपीट करना। जैसे देखो OH माइनस, O के ऊपर कंप्लीट -1 चार्ज है, एक ऑक्सीजन है और इसके ऊपर -1 चार्ज है। यहाँ है कंप्लीट, हाँ जी सर। CH3COO माइनस। तो अब ये इसमें माइनस, डिवाइड हो जाएगा। ये माइनस चार्ज दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, रोटेट करता रहता है ऐसे। यस सर। तो ये दोनों के ऊपर अगर रोटेट करता है यानी अगले मोमेंट पे ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ ये जो ऑक्सीजन है इस दोनों ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज पूरी तरह से माइनस होने में 0.5 माइनस इस साइड इस ऑक्सीजन पे 0.5, 0.5 माइनस इस ऑक्सीजन पे। तो एक हाँ ऑक्सीजन जी जिसके सर। ऊपर कंप्लीट माइनस है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर 0.5 माइनस है। 0.5 तो बताओ किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इस ऑक्सीजन की या इस ऑक्सीजन की। सर, फर्स्ट वाले की। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब वो अच्छा बेस है, उसके पास ज्यादा निगेटिव चार्ज है। हाँ जी सर। तो निक्लोफाइल भी अच्छा है। तो OH इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल निक्लोफाइल देन देन CH3CO CH3। माइनस, वही मैंने लिखा। समझ में आया। यस सर। नहीं आया तो फिर पूछ सकते हो एक बार। नहीं सर, अब आ गया। चलो मैं इस रफ को मिटाता हूँ, चाहो तो आप ये रफ को रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दो इसे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। गुड। तो हमने इस देखा। तो बच्चों इस सब में तुमको सर क्या इसमें भी पोलर सॉल्वेंट एक्सेप्शन कर देता, नहीं पोलर सॉल्वेंट तभी एक्सेप्शन की तरह काम करता है जब साइज डिफरेंस लार्ज होता है, तभी ये पोलर सॉल्वेंट जो है सो एक्सेप्शन कर देता है, यानी ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। निक्लोफाइल का ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता रिवर्स। है तुम कहोगे इन सर क्या पोलर यहाँ सॉल्वेंट। यहाँ तुम कहोगे सर क्या इसमें अगर एक्वस मीडियम कर देंगे तो यहाँ भी रिवर्स होगा, नहीं, यहाँ पे साइज जब डिफरेंस नहीं होगा तब इसमें एक्सेप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। यानी ये सब पोलर सॉल्वेंट हो या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, इसमें हाँ मीडियम जी ऐसे ही सर। चलेगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, पोलर में भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, बाद में हम बताएंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। मैं भी बताया पोलर सॉल्वेंट का मतलब जनरली अभी मैं वाटर के लिए बात करूँ एक्वस मीडियम में, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। देखो अब मैं एक चीज और होता है जहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, एक जगह और ऑर्डर रिवर्स होता है निक्लोफिलिसिटी का, व्हेन हिंड्रेंस इंक्रीजेज। हिंड्रेंस का मतलब होता है साइज, ब्रांच वाले साइज इंक्रीजेज। अभी मैं समझता हूँ व्हेन हिंड्रेंस इंक्रीजेज, जब हिंड्रेंस इंक्रीज होता है तब भी निक्लोफिलिक ऑर्डर जो होता है, निक्लोफिलिक ऑर्डर वो रिवर्स हो जाता है, रिवर्स देन बेसिक ऑर्डर। सर, हिंड्रेंस मींस? बताऊंगा, अभी रुक जाओ। अब जैसे देखो CH3O माइनस है और CH3O माइनस है। अब यहाँ पे O माइनस, ये जो O माइनस है और ये दोनों निक्लोफाइल है, क्योंकि O पे माइनस है, हमने पहले बोला था नेगेटिव चार्ज वाले निक्लोफाइल होते हैं। ना इसमें न्यूक्लियोफाइल, हाँ रेजोनेंस जी। हो रहा है, डिक्लोकलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस डिक्लोकलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है, और ना इसमें हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ऑक्सीजन ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है दोनों की, बराबर है। सेम।
तो इस सब से हम पता नहीं कर पाएंगे जो कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कौन ये। देखो बच्चों, जब ये कार्बन पे अटैक करने के लिए आएगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे जाएगा अटैक करने के लिए, मान लो एल्युमिनियम क्लोराइड, मैंने बताया था अभी तुम्हें, कार्बन छोड़ दो अभी, अब इस पे अटैक करने के लिए जाएगा, तो क्लोराइड का तो बड़ा साइज होता है। अब इस पे O माइनस जब अटैक करने के लिए जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे CH3 के भी बड़ी बड़ी साइज है। अब ये एल्युमिनियम क्लोराइड के पास अटैक करने के लिए जाएगा, तो ये जब ऑक्सीजन इसके पास पहुंचेगा तो ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। देखो इसका CH3 और Cl, अब इस O को उसके न्यूक्लियर मॉलिक्यूल उसके एटॉमिक ऑर्बिटल तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि ये जो 3 CH3 है ना, ये इतने बड़े बड़े ग्रुप है, जो हाँ जी एल्युमिनियम सर, के जो ब्रांच है उसके साथ ये क्या रहा है, टकरा रहा है, और जिसके कारण ये ऑक्सीजन उस एल्युमिनियम के एटम तक, एटॉमिक ऑर्बिटल तक नहीं पहुंच पा रहा है। पास नहीं जा पा रहा। इसी को बोलते हैं हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब रुकावट हो जाना। हाँ जी सर। हिंड्रेंस का मतलब ब्रांच के कारण रुकावट हो जाना। समझ में आया? ओके, हाँ ओके, समझ में आया? बताओ। हाँ जी सर। इसका मतलब है अगर कोई यस सर, न्यूक्लियो आ गया। यानी अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, अगर उसमें ब्रांच बढ़ती जा रही है, ब्रांच और उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है और ब्रांच भी बढ़ता जा रहा है, तो उसका मतलब उसमें हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है, और हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रोफाइल के पास उसकी एक्सेस यानी पहुंच, वो भी क्या होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है। समझ में आया बच्चों? मुश्किल होगी हाँ, इसकी तो। देखो ना, इसके 3 बड़े ब्रांच हो गए, तो इसका मतलब इसका हिंड्रेंस क्या हो गया, ज्यादा। हिंड्रेंस मतलब ज्यादा, यानी ऑक्सीजन बहुत जो है ना, ज्यादा हो गया। देखो हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑक्सीजन हिंडर्ड है, ऑक्सीजन छुपा हुआ है, यानी 3 CH3 ने क्या किया है, ऑक्सीजन को एक तरह से छुपा लिया है। हिंडर्ड का मतलब छुपा लेना। समझ में आया? और जिसके कारण ये हाँ जी। ऑक्सीजन यस इलेक्ट्रोफाइल सर। के वैकेंट ऑर्बिटल तक नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर? यस सर, क्लियर। तो फिर ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, वीक हो गई, यानी ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया, वीक। ये बेटर न्यूक्लियोफाइल बन गया, क्योंकि इसमें हिंड्रेंस क्या है, डिस्पेक्टिवली कम है। कम है। आया समझ में? हेलो? यस सर, जिसमें हिंड्रेंस का भी, उसमें न्यूक्लियोफाइल वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखो, आज मैंने जो तुम्हें बताया वो वो सारे को एक बार रिवीजन करना, और इसमें जो डॉट हो ना वो मुझे जरूर तुम सेंड करना और पूछना, ठीक है? इसको अभी जो है अभी डिवाइस कर लेना, और जो डॉट हो मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? मैं चाहता था ये चीज़ अभी तुम्हें ना बताओ, लेकिन फिर ओके बाद में सर। मुझे बताना ही पड़ता कभी न कभी। ये अभी तुम्हें 11th में ऐसी जरूरत नहीं होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर खास करके, ठीक है? लेकिन इससे एक बार तुम्हें देख लेना, इसमें 12th में जरूरत होती है अल्काइल हैलाइड में, ठीक है? ठीक है सर। तो आप फिर भी एक एक बार आप देख लो कि बहुत टफ नहीं है। मुझे मेनली इस चैप्टर में जो मेनली आपको डिस्कस करना है, ये 4 पॉइंट्स, ये इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक। और इलेक्ट्रोमेरिक की उतनी और ज़्यादा जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोमेरिक। मेनली इसी 3 की जरूरत पड़ती है, और इधर इसकी जरूरत पड़ती है, कार्बोकेटन, कार्बोनेन, रेडिकल। कार्बिन की 12th में यूज होता है, वो भी 2 ही मैकेनिज्म है, 2 ही हमारे सिलेबस में है। नाइट्रिन का तो एक ही है, पूरा रिएक्शन ही एक है, ठीक है? वो भी 12th में जरूरत पड़ता है ये दोनों, ठीक है? वो भी लास्ट के चैप्टर में जाके कहीं। ओके सर। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरफ बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट। लास्ट में टॉपिक, चूंकि मैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल खत्म करूंगा, एम्बिएंट। अगले क्लास में सीधे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पे आऊंगा, तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं बता देता हूँ जो बच रहा है। देखो, ठीक है सर। नोट का दूसरा पॉइंट, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में या किसी स्पीसीज में दोनों सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बोथ, तो उसको बोलते हैं, जैसे देखो आर सी ओ, एल्डिहाइड या कीटोन। अब इसमें होता है आर सी ओ एच ओ पे डेल्टा माइनस, सी पे डेल्टा प्लस, ठीक है? या चाहे ये हो चाहे कीटोन हो, उससे मतलब नहीं है, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं ऊपर वाले को, ये कीटोन है। अब इसमें देखो ये डेल्टा माइनस है, सी पर डेल्टा प्लस है, यानी ये ओ पे जो और ओ के ऊपर लोन पेयर भी है, तो अगर ये ओ का जो लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है,
ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। और मैंने तुम्हें बताया था तो कोई भी एटम अगर मल्टीपल बॉन्ड में हो, मल्टीपल यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हो, और उस पर अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसके पास वैकेंट वो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन। तो सी इस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह से? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह, बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, जिसमें कुछ ऐसे एग्जांपल है जिसमें दोनों सेंटर होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जब RCOH में हम एसिड रखते हैं ना ठीक है सर। प्लस, तो यहाँ से सीधा अटैक होता है। और जब इसमें हम क्या रखते हैं, NH3 या कोई भी लोन पेयर सब रखते हैं तो ये यहाँ से अटैक करता है। ठीक है, यानी दोनों सेंटर इसमें होते हैं। क्लियर? अगर H प्लस क्लियर के सर। पास आ गया तो O अटैक करेगा, अगर NH3 इसके पास आ गया तो C पे अटैक करेगा। तो ये चीजें आगे ठीक है सर। सारा तुम्हें पता चल जाएगा। अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो सिर्फ हमें बेसिक टर्म सारे पढ़ने, जो कूल क्या होता है। ठीक है, मैकेनिज्म तो आगे चलना है। ओके सर। ठीक है बच्चों, मैं क्लास ओवर करना, मैं अभी सेंड कर देता हूँ ये PDF आपको। थैंक यू।